सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह विजयनगर किंगडम और बहमीज किंगडम का एंड होता है, और जो भी एंड होता है उनका एक टाइमलाइन बनता है जो कि 1527 के आसपास का रहता है। आप कह सकते हैं मिड 16th सेंचुरी का। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने जैसे बात की थी, हम अगली वीडियो में मुगल्स के बारे में बात करेंगे। तो मुगल्स का जैसे आप सबको पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंस रहा इंडियन हिस्ट्री में। तो मैंने सोचा कि एक बार आपको वो थ्योरेटिकल पार्ट बताने से पहले कि इंटरेक्टिव सेशन लिया जाए उसके ऊपर। तो अब मुगल्स का आप सबको पता है कि कैसे हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो अब उसमें बाबर जीत जाता है, जो कि मुगल्स लेके आता है। जैसे हमने पिछली दो वीडियोस में डिस्कस किया था कि इब्राहिम लोदी के बाद 1526 बाबर आ जाता है और मुगल्स आ जाते हैं। तो होता क्या है कि बाबर कौन होता है? फर्स्ट पॉइंट ये है, बाबर एक होता है, आप कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न एशिया का उस टाइम जो लीड कर रहा होता है वो बाबर होता है। आज की डेट में जो उज़्बेकिस्तान है उस टाइम वहां का रूलर था बाबर। अंडरस्टूड। और बाबर, जैसे कि आपने हिस्ट्री के हमारे ही वीडियोस में पहले देखा है कि जो दो सबसे खूंखार और पावरफुल रूलर हुए हिस्ट्री में, फर्स्ट वन इज तिमूर, जो सैयद डायनेस्टी एस्टेब्लिश करके जाते हैं इंडिया में तुगलक को मार के। और सेकंड हुए थे जो इसका हम सबने सुना है, मंगोल इन्वेजन, जो हर किसी के लिए चैलेंज रहा है दिल्ली सल्तनत से लेके पहले से। मंगोल इन्वेजन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है इंडिया के अंदर उनको ना आने देने का। तो मंगोल्स को जो टेक केयर कर रहा था वो था गेंगिस खान। गेंगिस खान जो था मंगोल लीडर था, और दूसरा आपका तैमूर था उस टाइम। तो जो बाबर था वो दोनों का मिक्सचर था। बाबर तैमूर की तरफ से तैमूर उसके फादर की साइड से लगते थे, और गेंगिस खान जो था वो मैटरनल साइड से था। तो आप ये कह सकते हैं जो तैमूर था वो पैटर्नल साइड से था और गेंगिस खान वो मैटरनल साइड से था। तो उनका मिक्सचर था बाबर। अंडरस्टूड। अब बाबर जो था वो 1524 में इंडिया आने के लिए तैयारी कर चुका था, क्योंकि वो सोचता था कि जो तैमूर का मेन एम था इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करने का, वो सोच के, पर वो लोधीज को देख के आ नहीं पाता था। तो क्या हुआ, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज हुई, जैसे इब्राहिम लोदी खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार देता था अपने बिहेवियर की वजह से। तो उस टाइम दौलत खान लोदी जो था वो गवर्नर था पंजाब का, और अलाउद्दीन जो था वो था अंकल इब्राहिम लोदी का। तो इन दोनों ने इनवाइट किया बाबर को कि आप आइए। तो बाबर ने इनविटेशन कबूला, आया, पानीपत में लड़ाई हुई और इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हरा देता है। हराने के बाद जो होता है बाबर जीत जाता है। अब हराता कैसे कि उस टाइम ये जो अपने साथ आर्टिलरीज और गन पाउडर लेके आता है, आप ये कह सकते हैं कि मोर्टार जो थे वो बाबर लेके आता है अफगानिस्तान से अपने साथ, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में यूज करता है। तो इतने पावरफुल होते हैं, जिसको तोप के गोले आप कह सकते हैं आज की डेट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की वो इतने पावरफुल होते हैं कि एक के अगेंस्ट आपके 100-150 सैनिक मर जाते हैं। अब दूसरी स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि जैसे ही वो चलते हैं तो उनकी नॉइस इतनी होती है, एक होता है कि आपको पता ही नहीं, फर्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है फर्स्ट ऑफ ऑल की मर रहे हैं लोग उससे, और उनकी नॉइस इतनी होती है, इतनी फ्रीक्वेंट नॉइज होती है और इतनी हाई इंटेंसिटी की नॉइज होती है, जो हाथी होते हैं वो पागल हो जाते हैं, जिसको कहते हैं मस्त हो जाते हैं। और हाथी डर की वजह से, पागलपन की वजह से अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देते हैं उस बैटल में। तो जो बाबर था उसने भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजीज बनाई थी। स्ट्रेटेजीज आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो, कि उसने क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाई थी, किस वे में उसने किस तरह डील किया था लोधी को, क्योंकि लोधी की आर्मी स्ट्रेंथ वाइज बाबर से ज़्यादा थी, पर बाबर के पास गन पाउडर, आर्टिलरी, मोटर ज़्यादा थे। तो उसने उसको बड़ी आसानी से ख़त्म कर दिया और मार दिया था। इब्राहिम लोधी को जैसे ही पकड़ा उसका गला काट दिया, और ऑलमोस्ट 20 से 30 हज़ार सैनिक मरे थे लोधी साइड के। तो ये इस तरह बाबर दिल्ली को एक्वायर करता है और अपना मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश कर देता है। ठीक है। तो ये बैटल हुई थी 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जिसको हम कहते हैं। अब जब ये बैटल हुई, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि दिल्ली को ही क्यों एक्वायर करना होता है, ये मैं वैसे ही आपको बताऊं। तो दिल्ली उस टाइम क्या होता है, यमुना रिवर जो फ्लो करती है वो दिल्ली के नियर बाई से फ्लो करती है, और उस टाइम कोई भी चीज़ आपको कहीं पे भी भेजनी है, कुछ करना है, तो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेस्ट रहता है रिवर असाइड। तो यमुना के सहारे आप देखें जितनी भी आगे जो हमारे महाजनपदास हुए हैं, वो भी जितने जितने हुए हैं, मतलब कुरु पंचाल जितने 16 महाजनपदास हुए थे एंशियंट में, वो भी गंगा रिवर, यमुना रिवर के आसपास ही बसे थे। और सबसे पहली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आई वो भी इंडस के अराउंड आई। तो इसी वजह से दिल्ली एक बहुत बड़ा हब था ट्रेड का। वहाँ पे रह के आपको एक तो स्टोरेज जगह की कोई दिक्कत नहीं थी और ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ईज थी। तो ये कारण था दिल्ली का।
तो इस वजह से 1526 में बाबर दिल्ली कैप्चर कर लेता है। ये लड़ाई होती है 21 अप्रैल 1526 सॉरी 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है। तो जैसे ही दिल्ली एक्वायर कर लेता है तो उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे कि बाबर की जो सेकंड लड़ाई होती है बैटल ऑफ खानवा, अंडरस्टूड, वो होती है कुल 11 महीने बाद। वो होती है मार्च में 1527 में, बिल्कुल ही अगले साल मार्च में। ये होती है 21 अप्रैल को, वो होती है मार्च 1527 में। वो होती है अपना राणा सांगा से, जो मेवाड़ के राजा थे उस टाइम, उनके साथ लड़ाई होती है, वो भी हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? उनकी पावर ज़्यादा होती है, घोड़े ज़्यादा होते हैं, इवन लड़ने वो खुद आते हैं, पर वो हार जाते हैं। तो होता क्या है कि जब बाबर लोधी के साथ लड़ाई कर रहा होता है तो राणा सांगा लोधी को सपोर्ट नहीं करते। उन्हें ये लगता है कि जैसे तिमूर इंडिया आया था वैसे ही आया है, दिल्ली ब्लंडर करेगा, रहेगा और कुछ टाइम बाद चला जाएगा। पर ये जैसे ही देखते हैं कि आगे वो रूल करना शुरू कर देता है तो ये भरतपुर के रूलर होते हैं, तो धीरे धीरे उसको रोकने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही आगरा तक पहुंचते तो बाबर को पता लग जाता है कि ये मेरे पे अटैक करने वाले हैं। तो वहीं पे उनको मतलब उनका वेट करता है और वहीं बैटल होती है, बैटल ऑफ खानवा। आप ये मानिए कि 1 लाख घोड़े होते हैं, घोड़ों के ऊपर आदमी होते हैं उसके राजपूत के, भरतपुर के किंग के, और उधर 50,000 ऑलमोस्ट 50% होते हैं। पर फिर भी वो जीत जाता है। एक तो स्ट्रेटेजीज और दूसरा उसकी अपडेटेड आर्टिलरीज जितनी भी थी। तो इस तरह बाबर जैसे ही भरतपुर के राजा को हरा देता है तो फिर उसका एक्सपेंशन पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो एक्सपैंड करता है। पर बाबर की जो सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी रहती है बहुत अच्छी रहती है। उस टाइम जो इकोनॉमिक पॉलिसी की मैं बात करूं तो ट्रेड चलता है पर्शिया और यूरोप के साथ बहुत अच्छा। जैसे ही आता है पर्शिया से आता है, पर्शियन कल्चर को फैलाने की कोशिश करता है, इन्फ्लुएंस रहता है, और ट्रेड चलता है इसका पर्शिया और उसका यूरोप के साथ, अंडरस्टूड। रिलीजियस टॉलरेंस रहता है, हिंदुओं को कन्वर्जन को कुछ नहीं कहता, कोई फालतू उनको तंग नहीं करता। इवन काउ स्लोटर जो होता था वो भी आगे बंद करवा देते कि नहीं, किसी की भावना के साथ नहीं खेलना हमें, ठीक है। तो इसी तरह 1527 में खानवा की लड़ाई होती है तो 1530 में इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बाद आता है हुमायूं, इनका बेटा जो होता है। अब उसके आगे काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं, 1530 से 1540 तक रहता है वो। पर शेर शाह सूरी आ जाते हैं जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ते हैं, उसमें हुमायूं हार जाता है और भाग जाता है। तो शेर शाह सूरी रूल करते हैं। उसके बाद उसके कुछ टाइम बाद जब 5555 में शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है, हुमायूं दोबारा आ जाता है। तो आगे चल के हुमायूं की डेथ हो जाती है। उसके बाद आता है अकबर। अकबर रहता है आपका 1556 से 1605 तक। ये इतना रिलीजियस टॉलरेंट होता है कि ये एक नया धर्म बना देता है, दीन इलाही, ठीक है। तो दीन इलाही ये धर्म बना देता है, तो उस धर्म को प्रीच करता है, कोई कन्वर्जेंस नहीं करता, कुछ नहीं करता, और कोशिश करता है कि बिना लड़ाई के आपसी सहमति से अपने आप को एक्सपेंड कर सके। इवन लड़ता भी है। महाराणा प्रताप के बारे में आप सबने सुना होगा, लड़ा भी बहुत था ये। जो इन्वेडर्स आ रहे थे उनको रोका भी इसने बहुत था, पर एक्सपेंशन पॉलिसी में हमेशा फ्रेंडली हाथ आगे बढ़ाता था, ठीक है। उसके बाद आता है जहांगीर। तो आप जो अपना क्या कहते हैं इसको, मुगल आजम मूवी आप सबने देखी होगी, तो उसमें जो अनारकली बनी होती है और जो सलीम होता है, तो जो उसमें बुढ़े से जो होते हैं, जो सलीम होता है वो जहांगीर होता है, ठीक है। जहांगीर और अनारकली, और जो बुढ़े होते हैं वो अकबर होते हैं, ठीक है। जहांगीर के सलीम के फादर जो होते हैं वो अकबर। तो उनके बाद जहांगीर आता है। जहांगीर आप ये कह सकते हैं कि इतना हिस्ट्री में उसके बारे में गलत नहीं दिखाया, नहीं बताया। उसके बारे में यही बताया कि वो आर्किटेक्चर और लिटरेचर और पेंटिंग को काफ़ी अच्छा वो मानता था। जितनी पेंटिंग, आर्किटेक्चर जितने बने, इवन लाल किला जो दिल्ली में बना वो सब जहांगीर के टाइम में बना है। पर जो इसकी आप उल्टी और हिस्ट्री के बारे में अगर नॉलेज रखते हैं तो जितने अजय सिंह राठौर राजपूत हुए वो जहांगीर की टाइम में ही उनकी डेथ हुई है। इवन जो जो 10 गुरु हुए हैं सिखिज्म में, उनमें जो 5th गुरु हुए हैं वो उनकी डेथ भी इन्हीं के टाइम हुई है। तो हर कोई कहीं ना कहीं क्रूअल रहा है, पर एज कम्पेयर टू अदर इतना नहीं रहा ये। तो ये जहांगीर के बारे में यही फेमस रहते हैं कि काफ़ी लिटरेचर और पेंटिंग को लेके काफ़ी उधर इनका भाव था। तो जहांगीर के बाद जो आता है वो शाहजहां आता है। कोई कहता है कि शाहजहां उनका बेटा था, कोई कहता है कि शाहजहां उनका भाई था, तो वो उनको मार के गद्दी पे आता है। तो जैसे कि अकबर 1556 से 1605 तक रहता है, जहांगीर 1605 से 1627 तक रहता है। उसके बाद आपका आता है शाहजहां। ये रहता है 1628 से 1658 तक, 1657 1658 तक। शाहजहां के बारे में आप सब जानते होंगे कि ताजमहल जो बना है वो शाहजहां ने बनवाया था अपनी वाइफ के लिए, मुमताज़ के लिए।
शाहजहाँ के बारे में एक और चीज़ है कि शाहजहाँ मॉस्क्यू नाम से एक इमारत बनी है जिसके 96 पिलर हैं। वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मॉस्क्यू काउंट की जाती है, मतलब मॉस्क्यू नहीं कह सकते आप उसको, पर बिल्ड जो आर्किटेक्चर है बहुत बड़ा है वो। तो शाहजहाँ के बारे में यही था कि इसने ताजमहल बनवाया था। इसके बाद जो बेटा आता है वो आता है औरंगजेब, जो रहता है 1658 से 1707 तक। वो बहुत ही क्रूअल रहता है, सबसे ज़्यादा मासेकेर वो करता है, कन्वर्जेंस वो करता है, मतलब इनटॉलरेंट आदमी। आप ये कह सकते हैं हिस्ट्री में तैमूर और औरंगजेब से घटिया आदमी कोई नहीं हुआ है राज्य करने में। तुड़वा देना, मंदिर तुड़वा के मॉस्क्यू बनवानी, मार देना, लेडीज़ को टॉर्चर करना। तो औरंगजेब का बड़ा गंदा टाइम रहा है, और ये इनकी 1717 में डेथ हो जाती है। उसके बाद होते हैं बहादुर शाह जफर। तो औरंगजेब की डेथ के बाद मैं आपको बताऊंगा अगले थ्योरेटिकल सेशन में, 1707 में औरंगजेब जब डेथ होती है तो कुछ इमरजेंसी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अलग से राज्य बन जाते हैं, जैसे बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, ये सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं जो पहले उनके अंडर काम कर रहे थे। जिसको एक मुगल्स का एक था कि उन्होंने यूनाइट कर रखा था, जो बाद में एकदम फैल जाते हैं। और सबसे मेजर चीज, जो इंग्लिशमैन जितने थे, इंग्लिशमैन आप ये कह सकते हैं, इंग्लिशमैन इवन फ्रेंच जो थे, उन्होंने भी आंख दिखाना शुरू कर दिया था। उसके बाद लड़ाई करना शुरू कर दिया था। जो 1757 में बैटल हुई थी प्लासी की, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, वो भी इनकी डेथ के बाद। अब एकदम तो यानी कि लड़ाई उन्होंने कर दी, वो भी प्रिपेयर कर रहे थे। एक बार क्या हुआ था, जब ये बंगाल में इनको ट्रेड के लिए ऑप्शन दिया हुआ था, तो इनकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन साइन हुई थी मुगल्स के साथ, इंग्लिशमैन की। तो धीरे धीरे जैसे इंग्लिशमैन का रहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, तो जैसे ही डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, औरंगजेब को जैसे ही पता लगता है तो वो आगे उनकी सारी फोर्ट को कैप्चर कर लेता है, मारना शुरू कर देता है, और अंग्रेज सारे छोड़ के भाग जाते हैं। तो सडनली बाद में अंग्रेजों का कोई एक दूतावास आप कह सकते हैं, या कोई उनकी तरफ से नॉमिनेटेड आदमी आता है, औरंगजेब से आगे रिक्वेस्ट करता है आगे से ऐसा नहीं होगा, देन वो उनको अलाउ करते हैं कि आप आओ। सेम चीज आगे जाके दोबारा होती है तो वो अंग्रेज मार देते हैं। तो औरंगजेब की डेथ के बाद एक ये बहुत बड़ा